नमस्कार, जंग हिंद में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। जी हां, हिमाचल के दौरे पर है। 4 लोकसभा सीटें हैं। हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर के गांधी चौक पर। गांधी जी मेरे पीछे हैं और कहते हैं कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो कोई मार नहीं खाते हैं और हमेशा आपकी जीत होती है। क्या नेता आज सच बोलकर जनता के बीच जा रहे हैं? क्या जो मुद्दे हैं उन पर वो खरे उतर रहे हैं? क्या जो घोषणा पत्र में वायदे किए गए थे 2014 में आज तक पूरे हो पाए हैं? ये बड़ा सवाल है और इसी की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे। अगर बात करें हमीरपुर लोकसभा सीट की तो यहां से अनुराग ठाकुर और रामलाल ठाकुर, इनके बीच कड़ा मुकाबला है। अनुराग ठाकुर की मैं बात करूं तो अनुराग ठाकुर 3 बार सांसद रहे हैं, मौजूदा सांसद है और इसके बाद अब 4थी बार सांसद बनने की ओर अग्रसर है। अगर बात करें रामलाल ठाकुर की तो मौजूदा विधायक है कांग्रेस पार्टी के। इन दोनों के बीच टक्कर है, ठाकुर वर्सेस ठाकुर हम कह सकते हैं। और क्या ये दोनों अपने आप में कड़ी चुनौती दे पाएंगे? कौन जीतेगा, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब 23 मई को होगा। लेकिन आज चर्चा जरूरी है कि क्या जो वायदे किए गए थे उन पर बीजेपी खरा उतर पाई है और क्या कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर अपनी जिम्मेदारी से भागी है या अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। यहां पर जो मूल जनता है उनसे भी बातचीत करेंगे और वो अपनी राय देंगे और सवाल भी करेंगे कि इनके नेताओं ने इनके लिए क्या किया है। तो सबसे पहले परिचय हम करवा देते हैं। जो यहां पर मेहमान मौजूद है हमारे साथ बीजेपी से हैं विजय पाल सौरू साहब, बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा अंकुश दत्ता साहब है, बीजेपी मीडिया इंचार्ज हैं हमीरपुर से। प्रेम कौशल साहब है, कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन। विवेक कटोच हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के। और राकेश राणा साहब है सीपीआईएम से। पहला सवाल बीजेपी से होगा। साहब झूठ नहीं चलेगा, कुलदीप राठौर साहब कह रहे हैं घोषणा पत्र में जो भी वायदे किए गए थे पूरे नहीं हुए। एक बार फिर से झूठ का पुलिंदा घोषणा पत्र। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है सुशासन पे। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का मुद्दा लिया था और पिछले समय में पिछली सरकार में हमने इतने काम किए हैं जो घोषणा पत्र में नहीं काम थे, वो काम भी हमने करके दिखाए हैं। और इस बार का जो घोषणा पत्र है उसमें जो मेन मुद्दे हैं, युवाओं के लिए रोजगार, कह रही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, इसके बीच में कुछ नहीं। उसमें कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट कुछ नहीं है। हमने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था और विकास करवाया है। और हम सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार का एक भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की ओर नहीं हुआ है। वाकई में विकास हो गया? हिमाचल नंबर 1 हो चुका है क्या? हिमाचल में जो विकास केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश में जयराम सरकार के आने के बाद हुआ है वो पहले पिछली जो उपलब्धि कार्य रही, बहुत सारी उपलब्धियां हिमाचल में अगर देखा जाए तो हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में एम्स कॉलेज का काम शुरू हुआ प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकारों का जब मेल हुआ तब। और अगर हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कक्षाएं शुरू है, वहाँ पर स्टाफ है, बिल्कुल स्टाफ है वहाँ पे। लोग जनता से पूछ लेंगे, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ है और लोगों को वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रहा है हजारों के हिसाब। मैं चला जाता हूँ, मुझे कांग्रेस के पास जाना था लेकिन पहले जनता से पूछ लेते जी स्टाफ है कि नहीं। बिल्कुल वहाँ स्टाफ नहीं है और मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद तो और ज्यादा बदतर हालत वहाँ पर हुई है। ऐसा ही है, बहुत बुरी हालत है। सेवाओं का क्या हाल है? बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं बुरे हैं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है? मैं काम कर बीजेपी के तो नहीं है? नहीं। चलिए, फिर भी पूछना आजकल बनता है। समर्थक तो लेकर आते होंगे ना सर। ये बताइए कि विपक्ष में रहकर आपको क्या लगता है कि कितनी खामियां हैं इस सरकार में 2014 से अब तक जो रही है? देखिए, जहां तक वर्तमान में केंद्र की सरकार का सवाल है, सबका विकास की बात कर रहे थे मेरे दोस्त। अगर इस सरकार में किसी का विकास हुआ है तो अमित शाह का हुआ है, अंबानी का हुआ है, अदानी का हुआ है। जो बड़े बड़े 10-15 उद्योगपति हैं उनका विकास हुआ है। जो वायदे इन्होंने किए थे पिछले चुनावी घोषणा पत्र में, वो चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात थी, राम मंदिर की बात थी, धारा 370 की बात थी, 35A की बात थी और स्मार्ट सिटीज बनाने की बात थी और कई कुछ था इनके घोषणा पत्र में जो पहले थे। ये पूरे नहीं हो पाए। नहीं, अंश मात्र भी इसका पूरा भी नहीं हो पाए, तो बहुत दूर की बात है। एक बात बताइए, धारा 370 का तो मुद्दा उठाते अपने घोषणा पत्र में, कहते तो हम तो इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। बताइए आप धारा, फिर उस पर सवाल उठाते धारा 370 को लेकर। धारा 370 पिछली बार इनके दृष्टि पत्र में थी, इस बार फिर उनके दृष्टि पत्र में है। नहीं, आप चाहते हैं कि धारा 370 हटनी चाहिए? आप ये बताइए ना। बिल्कुल, जो जनता चाहती है वो हर काम होना चाहिए। घोषणा पत्र में जो केंद्रीय नेतृत्व है इनका, वो तो चाहता नहीं है। मैनिफेस्टो में कह दिया गया कि धारा 370 को हम छेड़ेंगे नहीं। आपने पढ़ा मैनिफेस्टो कांग्रेस का? बिल्कुल, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है। क्या उसमें क्या लिखा हुआ है धारा 370 को लेकर? धारा 370 क्या है पहले तो हमें देखिए, धारा 370 क्या है वो सबको मालूम है। आप ये बताइए कि मैनिफेस्टो में आपके था कि नहीं था कि हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं? महबूबा मुफ्ती ने इसको लेकर कहा, क्या कहा आपको ही मालूम है? मैं जरा बोलिए सर, इनके पास जवाब नहीं है क्या?
धारा 370 का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड उसके ऊपर स्पष्ट है। जो आपने घोषणा पत्र में पढ़ा वो सही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी इसके ऊपर देश को और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया है। अगर सुनिए, पूछ लेते हैं आप, इन्होंने कहा कि जो देश की जनता चाहती है वो चाहती है। देश की जनता क्या कहती है, एक बार पूछ लेते हैं, उसके बाद दोबारा से आऊंगा मैं। पूछ लेते हैं ना, धारा 370 हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? मैं सबसे पहले ये मैं हटाई वो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, जो उनके नेता हैं 370 धारा और राम मंदिर के नाम पर आज 20-25 सालों से ये चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इन्होंने जीत भी रहे हैं और इस बार क्लियर मेजोरिटी थी, कोई इनके पास बहाना नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये क्यों नहीं हटाई, सबसे पहले ये जवाब दिया जाए। राजनीति खत्म हो जाएगी। आप बताइए सर, क्या कहते हैं धारा 370 को लेकर? 370 हटनी चाहिए। मैं उसका कारण भी बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी जो अभी पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि यहाँ, हाँ कांग्रेस, मैं पूछ रहा हूँ बार-बार, ठीक है, बोलिए। कांग्रेस पार्टी से जो कह रहे हैं कि पिछले 3-4 इलेक्शनों से बीजेपी का ये मुद्दा रहा। मैं कहता हूँ कम से कम बीजेपी वालों ने अपने मैनिफेस्टो में डाला तो है। आप बताइए सर, कम से कम डाला तो है। इन्होंने हिम्मत तो की, आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर के वोट बटोरने हैं क्या आपको कश्मीर से? आप समय देंगे। हम मैनिफेस्टो में दिखाने के लिए कुछ नहीं डालते, हम करने के लिए डालते हैं। भाजपा चाहे 370 की बात करे, 35A की बात करे, राम मंदिर की बात करे, ये दिखाने के लिए डालते हैं। राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए भावना का मुद्दा नहीं है। एक मिनट, ना भावना का मुद्दा है ना आस्था का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 370, 35A, राम मंदिर शुद्ध राजनीतिक मुद्दा है। और मुद्दा आपके लिए सीपीएम के पास हमेशा जीवित रहे, उस पर वोट मांगते रहे। ठीक है, आप बताइए। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का जो चुनाव है वो राम मंदिर, हिंदू मुसलमान के एवज पे हो रहा है, जबकि हमारा बेसिक मुद्दा है हमारा रोजगार कहाँ है, हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत क्या है, हमारे रोजगार के साधन कहाँ है, हमारे अस्पताल के अंदर डॉक्टर मिल नहीं रहे। आज हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में और इससे पिछले टाइम के अंदर कांग्रेस ने देश की जनता का छल कपट किया है। आप देखिए, आपको याद है, आप देखेंगे पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जो काला धन वापिस आएगा, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, एक साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार का मुद्दा आपने उठाया है। रोजगार आऊंगा मैं, 1 घंटा हमारे पास रोजगार की बात होती है। इस बार 1 मिनट, नारेबाजी नहीं सर, नारेबाजी नहीं। अगर आपका सवाल है तो मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूं, नारेबाजी नहीं सर प्लीज। अच्छा, रोजगार की बात हो रही है, उनको याद है सबको, रैलियों में कहा था, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे तब तो नरेंद्र मोदी, तब कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे। आप बताइए, घोषणा पत्र में क्या आपकी बार आंकड़ा दिया है कि इतने रोजगार देंगे? रोजगार नहीं, 2009 से 2014 तक जितने लोगों को रोजगार मिला है यूपीए की गवर्नमेंट में, एनडीए की गवर्नमेंट में, उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। और जो हमने मुद्रा योजना की है, जिसमें 15 करोड़ लोगों को लगभग 10 करोड़ से ज्यादा 10 लाख आंकड़े बताते, कुछ रिपोर्ट्स बताती है 45 साल में सबसे ज्यादा बेकारी है, रिपोर्ट्स कहती है 9 से लेके 2014 तक जितने लोगों को ये तो वो बात आ गई कि मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मुद्दा जो था राम मंदिर का इशू, रोजगार पे, अरे सर मंदिर बन जाएगा, रोजगार, इनको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार चाहिए जी, बिल्कुल रोजगार चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए कि रोजगार चाहिए, रोजगार सभी एक स्वर में कह रहे हैं। आप मंदिर नहीं बताएंगे, बोलिए। जितना मैं कह रहा हूँ 2009 से लेके 2014 तक जितने लोग, जहां तक यूपीए ने जितने लोगों को रोजगार दिया है, उससे ज्यादा रोजगार एनडीए की गवर्नमेंट ने दिया है। और हमने, आप बताइए, वो कह रहे हैं कि यूपीए में तो रोजगार ही नहीं मिला, इन्होंने तो इतना दे दिया, इनके पास है। अच्छा, आप में से किसी के पास नौकरी आई है क्या बीजेपी सरकार के दौरान, सरकारी या किसी भी तरह की? अच्छी, सबसे बड़ी समस्या है नौकरी के नाम पर जो आउटसोर्स की जो पॉलिसी है, वो सबसे खतरनाक, सबसे गलत पॉलिसी है। और जो स्थायी रोजगार जो लोगों को मिलना चाहिए, उसको लेकर ना भाजपा ना कांग्रेस, दोनों ही सरकारें दोनों को कटघरे में खड़ा करें। स्थायी रोजगार की बात नहीं होती है, वो कह रहे हैं। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है, प्रदेश में चल रही है, और यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं वो विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित हैं। इनका मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। भारतीय जनता पार्टी से आज के भी तो आ सकते थे ना लोग। आज की डेट में सारे देश के जितने राजनीतिक दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नाम से ऐसे खौफ खाते हैं कि उनको रात की नींद, रोजगार की बात करें, उनका चैन उड़ गया। छोड़िए आप, मोदी रोजगार दे रहा है तभी तो मोदी का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। मोदी साहब रोजगार दे रहे हैं। आंकड़े हैं आपके पास,
आंकड़े हैं आपके पास? मैं उस पे आ रहा हूँ। रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, स्वरोजगार शुरू करने के लिए मोदी सरकार ने सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट जारी हुई क्या? उसमें क्या था? जो योजनाएं मोदी हुई थी सरकार ने, आंकड़े बताइए सर, आंकड़े 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 आंकड़े। अरे आप आंकड़े में तो माहिर हैं, आंकड़ों में तो माहिर हैं आप, आंकड़े बता दीजिए, सभी सुनना चाहते हैं। आंकड़ों के खेल में मैं नहीं फंसूंगा भाई साहब, मैं सीधी बात जानता हूँ। कांग्रेस कहती है तो कि आंकड़ों के, आप तो कहते हैं कि आंकड़ों के खेल में ये फंसाते, वो कह रहे हैं मैं फंसना नहीं खुद चाहता। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं भाई साहब, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा लोन ऐसी योजनाएं हैं। मुद्रा लोन के तहत किसी को लोन मिला है क्या? आप हाथ खड़े कीजिए, किसी को मुद्रा लोन के तहत मिला है लोन? नहीं मिला है, कोई लोन नहीं मिला है। रोजगारी और इंडियन इकोनॉमी में मैं बोलना चाहता हूं कि जो नेशनल सर्वे है, इंडियन इकोनॉमी 11वें स्थान पे थी और आज की डेट में हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो 5वें स्थान पे है। 5वें नंबर हिंदुस्तान की इकोनॉमी, नेशनल सर्विस ऑफ इंडिया। आज तक के इतिहास में रुपया सबसे नीचे गया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गया। 11th पोजीशन से इकोनॉमी 5वें स्थान पे आ गई है। वी आर गेनिंग, ये न्यूनतम स्तर पे रुपया गया है। देखिए, पेट्रोल डीजल को लेकर कहते हैं मोदी सरकार में सबसे ज्यादा रेट अभी तक ऐतिहासिक रेट हुए हैं। आपने रुपए की बात करी, जब आपने पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा था? सबको याद है पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने। और अब क्या रुपया जब अपने निचले स्तर पर रुपया सबसे ज्यादा है, पेट्रोल डीजल। ये चीज पूछिए, इकोनॉमी 11वें स्थान से 5वें स्थान पे आई है, ये गेन है या नहीं है? भाई साहब, इंडियन अर्थव्यवस्था जो आज की डेट में अगर 5वें स्थान पर पहुंची है, अगर इंडियन की जीडीपी रेट देखा जाए तो सबसे अधिक मोदी सरकार में हुआ। 7% पहुंच गई है। मेरे पास गवर्नमेंट के कुछ आंकड़े हैं, वो मैं पढ़ रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए आप। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पे बेस्ड हैं, ये फर्जी नहीं है। आप भी नेट बोलिए सर, बोलिए, देख लेंगे, वो क्रॉस चेक कर लेंगे। देखिए जी, साइज ऑफ इंडिया इकोनॉमी 2014 में 10वें स्थान पर थी। ये भाजपा के आईटी सेल के आंकड़े हैं। बोलिए, आप बोलिए, आपको अधिकार देते हम। ऐसा है, भाजपा का आईटी सेल पूरे इंटरनेशनल मीडिया को मैनेज नहीं करता है। चलिए, बोल रहे हैं, ठीक है, आप कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं सर, सबको मालूम है। ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमने ऐसे स्तर पर पहुंचाई है कि आपके कंपैरिजन 2 गुना उछाल, यानी कि और अच्छे अंक पर चले गए हम। लेकिन आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है बीजेपी सरकार ने। देश की अर्थव्यवस्था की कमर नहीं तोड़ी, बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी के जो वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, उनको तो अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान ही नहीं है, वकील है। और आधे यस पूरे वो थे उस समय में इंडियन इकोनॉमी कहाँ थी, ये पूछे इनसे। उस समय पूरे विश्व की इकोनॉमी में जब कह रहा था, की बोलिए आप चले गए, छोड़िए जीडीपी को, पूरे विश्व की इकोनॉमी, बड़ी बड़ी जो ताकतें थी दुनिया की, उनका जो सारे आर्थिक स्तर था वो सबका गिर रहा था। और ऐसा समय था जिसमें पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो थी वो नीचे जा रही थी। और मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को न केवल स्थिरता दी बल्कि ऊपर लेके गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम अभी जिनके बलबूते पे चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जीएसटी के चलते जो व्यापारी वर्ग को, जो छोटे व्यापारी, मुद्दा उठाया आपने नोटबंदी का। यहाँ पर व्यापारी है, कोई व्यापारी है सर? व्यापारी कौन व्यापारी है यहाँ पे? आप है सर। जीएसटी से और नोटबंदी से क्या हुआ? बुरा हाल है, छोटे व्यापारी का बहुत बुरा हाल है। और कोई व्यापारी यहाँ पर हो? सर आप जीएसटी अब पकौड़े में लगेगा जीएसटी, अब चलना है, पकौड़ा चल रहा है। नहीं, जीएसटी ठीक है। बुरा हाल है, जीएसटी से बुरा हाल है, बुरा हाल। जीएसटी के फेर में फंस तो नहीं गए आप? जीएसटी के फेर में फंस तो नहीं गए आप? जीएसटी क्या जानना चाहते हैं आप? जीएसटी के बारे में वो कह रहे हैं कि हमने बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है, वो आपको फायदा पहुंचा रही है व्यापारी के तौर पर? आप जो थोड़ा सा सरलीकरण किया उससे फायदा हुआ है। थोड़ा वो कह रहे हैं अब फायदा हुआ है, वो कह रहे हैं। हाँ, जीएसटी से नोटबंदी जब इन्होंने की, नोटबंदी से 15 लाख लोगों का रोजगार छीना है, जो कर्मचारी जो आईटी सेक्टर के फील्ड में काम करते थे। जीएसटी से परेशानी सिर्फ उन्हें है जो टैक्स की चोरी करते थे। जो आम आदमी को कोई परेशानी नहीं, वो पहले भी उतना ही टैक्स देता है, अब भी उतना ही टैक्स देता है। जो लोग चोर बाजारी करते थे उन्हें दिक्कत है जीएसटी। आपने इतने स्लैब क्यों बनाए? आप जीएसटी कर रहे हैं। एक मिनट सर, आप देखिए इतने स्लैब क्यों? ठीक, एक टैक्स की बात करते हैं, स्लैब इतने बना दिया आपने। ये कोई राजा महाराजाओं का फरमान नहीं था कि एक बार जो बोल दिया वो कर दिया। लगा कि लोगों का भी दुख है तो उसमें स्लैब कम किया है। आज की डेट में जीएसटी का स्लैब कम हुआ है थोड़ा। और आज देश को ऐसा प्रधानमंत्री, क्या मोदी सर? सवाल है कोई? मोदी है, सवाल क्या है? मैं बोलता हूँ,
5 साल में ये बोल रहे हैं मनमोहन सरकार ने इतनी तरक्की की, वो किया। 5 साल में बीजेपी सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ और कांग्रेस सरकार में दुनिया भर के घोटाले हुए हैं। अभी अभी इन्होंने जो कहा कि कोई नहीं मैं उसका राम मंदिर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पिछले 65 साल में गरीबी उनके पास जाता हूँ। चौकीदार चोर ऐसे सर कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। सवाल दागिए आप, सवाल है तो सवाल बोलिए। राफेल में घोटाला 30,000 करोड़ अनिल अंबानी को दिया गया। राफेल की जो फाइलें चोरी हुई वो कहाँ गई? कहाँ गया? कौन था चोर? कौन ले गया? कहाँ गई राफेल? इस सरकार में जो फायदा हुआ है वो सिर्फ अंबानी और अडानी को, सिर्फ इनको फायदा हुआ है, बाकी आम नागरिक को। देखिए 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 देखिए, अब देखिए सवाल राफेल से आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कांग्रेस के हैं, यहाँ आम जनता है, यहाँ बीजेपी के हैं। अब राफेल की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ रुपया अंबानी की जेब में डाल दिया गया। राफेल की फाइलें चोरी हो जाती हैं, इसलिए कहते हैं कि चौकीदार चोर हैं। वो कह रहे हैं, नहीं कह रहे राफेल नहीं, राफेल के मुद्दे पे, राफेल में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई है, इनक्लोजर रिपोर्ट है कि उसकी लेन देन में, उसकी जो खरीदो फरोख्त हुई है उसमें एक पैसा का भी हेराफेरी नहीं है। ये सुप्रीम, आप बोलिए, आप बोलिए, आपको लगभग 1 मिनट। ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है, तथ्य और छोड़िए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की जवाब ले लेते, जवाब ले लेते। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला राफेल के ऊपर नहीं आया है। गुमराह करती है भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके। और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो वो राफेल घोटाला है, और उसमें नरेंद्र मोदी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। और दूसरी बात आप कार्रवाई कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए, आपको चैलेंज है। वो कह रहे हैं सरकार में यहाँ पे कार्रवाई कीजिए ना, आप जेल में डालिए। वेस्टलैंड और बोफोर्स के घोटाले वाले लोग पूछ रहे हैं, जबकि गलत बात है। नहीं, आप बराबर दे रहा हूँ। नहीं, एक मिनट। आज ये जीएसटी की बात कर रहे हैं। जीएसटी पे वोट क्यों नहीं मांगते? जब वोट मांग रहे हैं तो जीएसटी की बात क्यों नहीं कर रहे? रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे? राम मंदिर की बात क्यों नहीं कर रहे? की बात है तो आतंकवाद की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। जो मोदी से सहमत नहीं है वो देशद्रोही है। बोलिए, शिक्षा का बजट करें, शिक्षा का बजट सेंट्रल, और उनका सवाल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर भी कि नड्डा कहते हैं कि एम्स कह रहे हैं, झगड़ा है दोनों का। एम्स पर झगड़ा, नड्डा कहते हैं कि मैं लाया, अनुराग ठाकुर कहते हैं मैं लाया। पिछले 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, हमने जी तोड़ के कोशिश की, इन्होंने जमीन हमारे नाम ट्रांसफर नहीं की। अब जाके जमीन हमारे नाम ट्रांसफर हुई है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास वहां पे किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में बनेगी। जैसे ही चुनाव आए, जैसे ही चुनाव की घोषणा आने लगी, 1 हफ्ता पहले शिलान्यास कर दिया। और एक और चीज जो 1 मिनट, जो बिलासपुर का एम्स है, प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास करके गए, एक पत्थर नहीं लगा। और 1 साल के बाद जब चुनाव आने लगे तो स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री भूमि पूजन करने लगे। अब भूमि पूजन और शिलान्यास में अंतर क्या है ये तो पूछो। अभी पूछेंगे। क्या जिन सांसदों के टिकट काटे गए, क्या उन्होंने काम नहीं करा था इसलिए काटे गए बीजेपी ने? ये भी सवाल आप बिल्कुल है। शांता कुमार को लेकर करें, वरिष्ठ हो गए थे वो तो। वरिष्ठ नेता थे और अभी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे नगर पालिका में कांग्रेस सरकार के टाइम में एक बजट आया था 65 लाख रुपया पानी के लिए, हमीरपुर शहर के लिए। इसी सांसद ने उसको आज तक रोके रखा है कि पानी 65 लाख रुपए पानी को लेकर, 65 लाख रुपए की ओर से। हाँ जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार, या ठाकुर ने रोका उसको। यस, सुनिए आप कहा हिमाचल की बात, हिमाचल गवर्नमेंट का पैसा है, उसे कैसे अनुराग ठाकुर रोकेगा बताएं? सरकार हमारी मुझे मालूम है उसका, वो नेहरू जो शहरी क्षेत्र है उसके पीने के पानी की स्कीम थी वो, और उसमें 63 करोड़ रुपए का शहर के लिए अलग से बजट था। और उस स्कीम का शिलान्यास आपके मुख्यमंत्री, उन्होंने बिना बजट के वो घोषणा की थी, बिना बजट के वो घोषणा हुई थी। अगर बिना बजट के घोषणा की थी, सुनिए, बिना बजट की घोषणा थी तो प्रेम कुमार धूमल उस वक्त के मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कैसे किया था? शिलान्यास कैसे किया? शिलान्यास कैसे कर दिया? वो कह रहे हैं इन्होंने नहीं किया शिलान्यास में जी, मुख्यमंत्री ने प्रेम कुमार धूमल ने शिलान्यास किया था। और जब केंद्र में सरकार चेंज हुई तो उसकी फंडिंग, सरकार चेंज हुई थी तो इन्होंने बिना बजट के उसका कर दिया था। 15 सालों से, और उसके बाद 5 साल इनकी सरकार रही। सालों से हमीरपुर की जनता यहाँ खड़ी है। हमीरपुर बस स्टैंड का मुद्दा है, हमीरपुर बस स्टैंड का मुद्दा है, हमीरपुर के अंदर मल्टी स्टोरी पार्किंग का मुद्दा है, हमीरपुर के अंदर। आप तो सत्ता में, आप सवाल करेंगे सत्ता में आप। ये हमारे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक हमीरपुर जिला और हमीरपुर पार्लियामेंट्री से जो भेदभाव हुआ है वो कांग्रेस के नेताओं ने किया है। IRB की बटालियन
रातों रात इन्होंने उठाई थी। वो तो अब हो रहा है, जब प्रेम कुमार धूमल हार गए, जयराम मुख्यमंत्री बन गए, कोई पूछने वाला नहीं। सर एक मेरा ये सवाल है, अगर अनुराग ठाकुर जी ने इतने ज्यादा काम किए होते इस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में, तो उनके पिता प्रेम कुमार धूमल जो घोषित सीएम है वो कैसे हार गए? क्यों चुनाव हार गए? चुनाव हार गए? हार गए राजेंद्र राणा जी से हारे। खुशी है? खुशी है, उन्होंने काम किस तरह के सवाल आ रहे हैं? और सवाल कोई और सवाल कोई और सवाल? जो हमारे सांसद महोदय उन्होंने अणुकला जो गांव गोद लिया है उसमें कौन सा काम हुआ है? हाँ जी। क्या हाल है? जहाँ अणु से अणुकला की सड़क स्टार्ट होती है पूरी टूटी हुई है। अणु से अणुकला की जो सड़क स्टार्ट होती है वो टूटी हुई सड़कें हैं। अणु से अणुकला बिल्कुल झूठ है। सड़कें पक्की हैं। मैं तो गया नहीं। गलियां पक्की हैं, सड़कें पक्की हैं। अणुकला के लिए अणुकला पंचायत जो गोद ली थी। हमीरपुर के क्या मुद्दे हैं? आपके क्या मुद्दे हैं? मैं तो अभी मतलब न्यू यहाँ पे आया हुआ तो इतना कुछ जानता नहीं इसके बारे में। अच्छा लग रहा है। अंकल जी हाँ जी, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ठीक है, यही सब कुछ है। GST ठीक है, नोटबंदी ठीक है। अच्छा, सब ठीक है। हाँ ठीक है। मुद्दे कोई पता नहीं है, बस खुश। मैं अणुकला का निवासी हूँ। अच्छा, आप अणुकला के निवासी? मैं अणुकला के निवासी आ गए हैं वो। मैं अणुकला का निवासी हूँ। बीजेपी सरकार ने जो है पूरे रास्ते जो अणुकला के पूरे पक्के कर दिए। देख के जाओ, देखो आप वहाँ पे पानी, वहाँ एक तरफ ये सच्चाई है। सच्चाई क्या है? ये वीडियो सांसद द्वारा गोद लिए हुए अणुखुर्द के इसका रास्तों का वीडियो है। कब का है? ये अभी का वीडियो है। सबूत के साथ आए हैं। सबूत के साथ। ये अणु में रहते हैं कि वो अणु में रहते हैं? क्या पता, वो अणु में रहते हैं। नहीं, ये किसी और के गांव का, अपने गांव का वीडियो अपलोड करके डाल दिया हुआ इन्होंने। भरोसा नहीं होता है? भरोसा नहीं होता इनको वीडियो पे भी? नहीं, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी वही दिखाना चाहती है लोगों को जो खुद देखती है। भाजपा सोचती है जो हम समझाते हैं वही लोग समझते हैं, जो हम दिखाते हैं वही का मुद्दा है। हमीरपुर में बस स्टैंड का मुद्दा। बस स्टैंड का मुद्दा है? बस स्टैंड का मुद्दा, बस स्टैंड का मुद्दा। सर, बस स्टैंड का कोई मुद्दा है? बहुत साल क्या परेशानी है? बहुत साल पहले बीजेपी सरकार ने यहाँ पे बस स्टैंड बनाने का ऐलान किया के लिए प्लान किया था, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। HRTC की सारी बसें वहाँ खड़ी हैं। बस स्टैंड का मुद्दा है। बस स्टैंड का मुद्दा बहुत जरूरी। एक बस स्टैंड और दूसरी पार्किंग। गडकरी जी ने NH 70 कम से कम पूरे हिमाचल प्रदेश में, उनकी स्थिति इनसे पूछिए कि आज क्या NH 70 की स्थिति क्या है? गडकरी साहब ने ऐलान किया था एक, दूसरा बस स्टैंड का मुद्दा है। आपने ऐलान किया था, बीजेपी ने 2, और तीसरा मल्टी स्टोरी पार्किंग की बात है। नेशनल हाईवे हिमाचल में 68 नेशनल हाईवे डिक्लेयर किए हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जिसे लॉन्ग बर्स्ट कागज में डिक्लेयर किए बिना, वो कह रहे घोषणा सर्वे हो रहे हैं, DPR तैयार होके सबमिट हो गई है, उनके टेंडर हो गए, टेंडर भी लग गए NH के। कांग्रेस गवर्नमेंट ने रोक के रखा। बस स्टैंड का क्या हुआ? कहाँ गया? पिछले 5 साल से इन्हीं की सरकार थी यहाँ पे। जे रेलवे की बात, रेल की बात करते हैं तो कहते हैं सर्वे करा रहे हैं। जे NH की बात करते हैं तो DPR बना रहे हैं। तो भाई ये NH रेल कब आएगी और NH कब बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सुनो, कंडीशन अप्लाई लगाते हैं क्या? जब आप घोषणा करते हैं, मन से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आप कहते हैं क्या? घोषणा पत्र बनाते हैं। गवर्नमेंट थी तो बस स्टैंड का टेंडर हो गया था। बस स्टैंड का टेंडर, इनकी सरकार आई तो उन्होंने टेंडर कैंसिल किया। उनकी सरकार आई तो उन्होंने रोक दिया, उनकी सरकार आई तो आपने रोक दिया। ये अच्छा बहाना है। सुनिए, मेरा ये कहना है, मैं मान लेता हूँ जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन 1.25 साल इनकी सरकार को आए हो गया, अब क्यों सोए हैं? अब क्यों नहीं बना रहे? ठीक है, अब लोगों का मूड जान लेते हैं ना। वो क्या? भाई साहब, ये बस स्टैंड का मुद्दा, कांग्रेस वाले लोग बस स्टैंड का मुद्दा उठा रहे हैं, तो पिछले 5 साल गवर्नमेंट इनकी, तो बस स्टैंड क्यों नहीं बना? 1 साल तो हो गया ना राज्य सरकार। 5 साल पहले तो बीजेपी को पहले 5 साल गवर्नमेंट 5 साल से पहले 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इन्होंने मुद्दा उठाया तो क्यों नहीं बनाया इन्होंने? बीजेपी 5 साल में बना के दे देगी बस स्टैंड। पहले धूमल साहब ने यहाँ पैसा दिया, जमीन दी बस स्टैंड के लिए, सरकार चलेगी। कांग्रेस 5 साल तक कैश करती रही, बस स्टैंड के लिए बजट तक नहीं आया। 5 साल कह रहे हैं कि सरकार क्या करते रहे जब आपकी सरकार थी राज्य में? विषय में, बस स्टैंड के विषय। हमने कहा नहीं बनाया, नहीं बना हमसे, नहीं बना। मैं ये कह रहा हूँ कि अब 1.25 साल तो आपको हो गया आए हुए, अब क्यों नहीं बना रहे? अभी क्या स्थिति है? DPR हो रही है, सर्वे हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? मैं ये एक सिंपल सी एक बात पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश में 10 करोड़ शौचालय बने,
5 करोड़ लोगों को घर बना के दिए। और सुनिए 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 और सुनो, और 2 करोड़ परिवारों को गैस मुफ्त में दी। वो तो काम ठीक है, जरा ये पूछिए। देखिए इन दोनों पार्टियों का काम है एक बोलिए तेज थोड़ा, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। इन्होंने पैसा सैंक्शन किया, इन्होंने डीपीआर बनाई, इन्होंने काम बंद कर दिया। ये लोग जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं वो जनता के बेसिक मुद्दों को एड्रेस नहीं कर। कौन सा मुद्दे हैं, कौन से बेसिक मुद्दा है? जनता का बेसिक मुद्दा है शिक्षा के क्षेत्र में इतने बुरे हालात हैं, उसमें हमारे माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी ने सांसद के अंदर जब रूसा प्रणाली इंट्रोड्यूस की उसके विरोध में सवाल क्यों नहीं पूछा? देश की जनता का सवाल है। जब नोटबंदी से 15 लाख लोगों का जब नोटबंदी से 15 लाख परिवारों का 15 लाख लोगों का रोजगार छूटा, सांसद के अंदर सवाल खड़ा क्यों नहीं किया? जब सवाल ऐसा नहीं, मैं आ जाता हूँ। जब 15 लाख आप इधर आइए ना, जब 15 लाख लोगों का रोजगार गया, संसद के अंदर सवाल क्यों नहीं पूछा? सबसे ज्यादा सिलेंडर का रेट इनकी सरकार में हो गया। आज सांसद इतने असफल साबित हुए हैं। भाई अगर एक मिनट यार, आप बोलने भी दो दूसरे को, 1 मिनट रुके। अगर बोगस थे, आप दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आप 5 साल सोए रहे, 5 साल में आपने क्या कार्रवाई, कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोगों को आपने पकड़ा? जो केस बनाए वो झूठे बनाए। आप कहते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। अगर नरेंद्र मोदी के बस में हो तो वो जितने विपक्ष के नेता हैं सबको सूली पर चढ़ा दें, सबको फांसी पे लटका दें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर कोई दोष है तो सूली पर चढ़ाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद आऊंगा और अब स्थानीय मुद्दों की भी बात होगी, राष्ट्रीय मुद्दों की बात होगी और आम जनता के पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सियाराम जी, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए जंग हिंद कौन जीतेगा 2019। वीरों और शहीदों की भूमि पर हमें हमीरपुर में है और यहां से सांसद अनुराग ठाकुर और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं रामलाल ठाकुर वर्सेस ठाकुर की जंग है। लेकिन क्या अनुराग ठाकुर जो कि 3 बार सांसद बन चुके हैं, 4थी बार दौड़ में हैं, क्या उन्होंने काम किया अपने संसदीय क्षेत्र में? क्या यहां की सरकार ने वो किया है जो लोगों के लिए करना चाहिए था? कई सवाल है और कहते हैं कि बीजेपी सरकार सड़कों की सरकार है। जहां तक मुझे बताया गया है कि हमीरपुर से भटो की तरफ जो रास्ता जाता है, भटो जगह है, भटो की तरफ कोई जगह, बोटा सड़कों की जो हालत है वो बहुत बुरी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश से सरकार बनी है, सड़कों के निर्माण में 68 हाईवे यहाँ पे हुए हैं और जो सड़कों की दुर्दशा जो है, सड़क थे अरे सर्दियों में काम नहीं होता है, ये सीजन आया है, अभी काम शुरू हो गया। आप अभी जाएंगे, साल हो गया सर आपकी सरकार, राज्य में भी पिछली बरसातों में खराब हुई है ये सारी, सिर्फ बरसातों में और सर्दियों में काम नहीं होता। आप अभी जाएं यहाँ नदौन चौक से लेके भोटा तक पूरी सड़क का रिपेयर। पिछले महीने एक औरत की मौत हुई है इस खड्डों में बाइक जंप करने की वजह से। ये बोल रहे रोड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। पिछले हफ्ते एक एक्सीडेंटल केस है भी हमीरपुर, 1 महीना पहले की बात। एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, कंडीशन उससे सर कोई कंडीशन का बात नहीं है। अगर रोड की स्थिति अच्छी हो, एक कारण बनता हो वजह, तो एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है सर। लोग मर जाए, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आप अभी जाएं, बरसातों में भाई काम नहीं हुआ है, इतनी बरसातें हुई हैं, पर आप अभी आज की डेट में देखें, यहाँ से चले जाएं भोटा की ओर तो रोड एक बार बिल्कुल रोड चकाचक है। ईमानदार से बताइए, ईमानदारी से रोड चकाचक है क्या? भटो की तरफ 4 लेन का काम चल रहा है, 4 लेन बन रहा है रोड, इसलिए उसकी खुदाई चली हुई है। ऐसे रास्ता ठीक है, काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है क्या हिमाचल में? आप खुद चल के देखिए, तक नहीं लग रहा है, एक पत्थर तक नहीं लग रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है, क्या ही नहीं चला हुआ है काम, कोई काम नहीं। आगे आइए, देखिए आप आगे आइए। हमीरपुर में सही जिंदगी कट रही है, ठीक है। इनको देखिए सर, ईमानदारी से बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोगों को है ना, आपकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, सुविधाओं से लेना देना है। अब देखिए, बेशक जो हमारे हिमाचल से अलग दर्शक है जो हमें देख पा रहे होंगे, उनको मैं अगर कहूं कि बंदरों का मुद्दा उनके लिए बड़ा अजीब होगा, लेकिन असल में क्या हिमाचल के लिए बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? अब बंदरों की बात करें तो आपसे भी सवाल है और इनसे भी सवाल है, क्या क्या किया गया है? आज भी जो किसान है वो बहुत परेशान है। प्रदेश सरकार ने बंदरों को रोकने के लिए फेंसिंग, सोलर फेंसिंग लगाई है, और उसमें 85% सब्सिडी है। कहाँ जैसे लगाई हो फेंसिंग? बंदरों की समस्या है?
बंदरों की समस्या है क्या? बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा है। वो कह रहे हैं कि आपने जो मर्जी किया होगा, समस्या जस की तस बनी हुई है। एक मिनट में आपके पास आऊं। जहां ये सोलर फेंसिंग की बात कर रहे हैं वो वीरभद्र सिंह सरकार की उपलब्धि है, हमारी योजना है, हमने वो किया है। लेकिन जहां तक बंदरों का सवाल है, निश्चित तौर पर ये हमारा जो प्रदेश है वो कृषि प्रधान प्रदेश है और वो बहुत बड़ी समस्या एक प्रदेश के किसानों के समक्ष है और सरकार ने उनकी नसबंदी करने का कार्यक्रम चलाया। हमारी सरकार ने बंदरों को मारने की परमिशन दी, लेकिन लोगों की एक आस्था है मंकीज के प्रति तो मारते नहीं हैं उनको। और इन्होंने एक नसबंदी केंद्र यहाँ खोला, धूमल साहब की गवर्नमेंट ने यहाँ नजदीक में, और इधर उधर से बंदर इकट्ठे करके लाते हैं और उनको वापिस छोड़ने की व्यवस्था लोगों के खेत में छोड़ जाते हैं। शस्त्र नाम की जगह पर इन्होंने वो जो नसबंदी केंद्र खोला गया। देखिए ये जो आवारा जंगली पशु हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश की। क्या कह रहे हैं? जो बंदरों की बात इन्होंने कही, वो जो नसबंदी केंद्र की बात हो रही है, वो वीरभद्र जी ने शिमला से ट्रक भर के यहाँ भेजे थे। ये जो जंगली जानवर और आवारा पशुओं का मुद्दा है ये हिमाचल के किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो इन्होंने बंदरों के मारने के ऊपर रोक लाई थी उसके खिलाफ जो है पूरे हिमाचल प्रदेश की किसान सभा ने पूरे हिमाचल के अंदर प्रदर्शन किए हैं, आंदोलन लड़े हैं। आंदोलन लड़ने के बाद जो है, आपको बता भी दूं कि जो किसान है, आधे किसान ऐसे जो खेती तक छोड़ चुके हैं सर। बिल्कुल सर, इसी वजह से फिर से खेती शुरू कर रहे हैं। जब 85% सब्सिडी उस पे सोलर फेंसिंग पे दी जा रही है, उसके बाद किसानों ने फिर से हमारी देन है, वो कह रहे हमारी देन है। वो हिमाचल प्रदेश के लोगों भाजपा ने दी सब्सिडी, भाजपा ने दी, गरीब किसान उस सुविधा को लाभ ले पाए, इसलिए जयराम सरकार ने 85% सब्सिडी सोलर फेंसिंग पर किसानों को दी है। गरीब किसान बीज तक नहीं खरीद पा रहा है लेकिन उसको सब्सिडी दे रहे हैं अपने लोगों को। जयराम सरकार तो अभी काम करना ही शुरू नहीं कर पाई, उनको तो समझ नहीं आ रहा करें क्या। जयराम की टांगे खींचने वाले इतने हैं। साहब धूमल साहब को अफसोस है कि वो चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और धूमल साहब की टीम जयराम को चलने नहीं दे रही। इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई, वीरभद्र चुनाव हारे, वाजपेयी चुनाव। जब लड़ाई लड़ेंगे दो योद्धा तो एक लड़ेगा, एक जीतेगा, एक हारेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा है क्या सर? बिल्कुल ये भी मुद्दा है। क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडर जो मुख्यमंत्री प्रोजेक्टेड था, हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। जले पर नमक छिड़क रहे हैं, ये जले पर नमक छिड़क रहे हैं आपके। इंदिरा गांधी भी हार गए थे चुनाव, तो वाजपेयी जी भी हारे थे, राजा वीरभद्र सिंह भी चुनाव हार गए थे। हार जीत कोई मुद्दा नहीं है, लोगों की सेवा करना। मुद्दा क्या सर? मुद्दा बताइए, मुद्दा है कोई? संकल्प पत्र इन्होंने संकल्प पत्र कल ही जारी फिर वही आ रहे हैं। नहीं, मुद्दा है कोई आपके पास? कोई परेशानी होती है हमीरपुर में रहने में? परेशानी ये है कि भाजपा आज की डेट में मुद्दों के बजाय जो है एक अपने जो 5 साल के कार्यकाल है उन पर वोट मांगने के बजाय जो है ये जो है जातिवाद और इसके ऊपर वोट मांग रहा है। ये नोटबंदी के ऊपर वोट क्यों मांग रहा है? हॉस्पिटल का इतना बड़ा मुद्दा है कि किसी भी औरत को यहाँ पर प्रसूता नहीं करा सकते हॉस्पिटल में। यहाँ पहुँचती है सेंटर तो नहीं, यहाँ पहुँचती है और बोलते हैं टांडा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब 2014 में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मेडिकल कॉलेज यहां घोषणा की गई, वो 3 साल तक क्यों लटकाए रखा, और आज जो खुला है ना वो हॉस्पिटल है ना। ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है। उनसे पूछे कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार, जैसे ही हमारी सरकार बनी, लैंड कॉलेज के नाम ट्रांसफर हुई और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। और वो जो शख्स है वहां पर खड़े हैं, वो जो शख्स है वो कह रहे हैं कि आप मुद्दों की राजनीति नहीं करते, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नोटबंदी के नाम पर क्यों नहीं मांग रहे? जीएसटी के बारे में क्यों मांग रहे? राष्ट्र हित के चक्कर में जो बाकी मुद्दे हैं उनको गवा। आज की डेट में हिंदुस्तान का सैनिक गर्व महसूस करता है। वैसा नहीं है कि वो आए वहां से अटैक किया बॉम्बे में और वापिस चले गए। आज की डेट में अगर वो पुलवामा के शहीदों का बदला लेके वहां पाकिस्तान में घुस के मारते हैं उनको। अगर ये राष्ट्रवाद को एक्सप्लेन कर देंगे, ये राष्ट्रवाद, अगर ये राष्ट्रवाद को एक्सप्लेन कर देंगे, ये राष्ट्रवाद है क्या? वो देखिए, एक मिनट, वो कह रहे हैं अरे राष्ट्रवाद है। मेरा भी देश है सर, मेरा भी देश, इनका भी देश है, इनका भी देश है, इन सबका देश है, आपका थोड़ी है, हम सबका है। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? राष्ट्रवाद की परिभाषा पूछ रहे हैं वो। हिंदुस्तान का फौजी वहां से एक गोली चलती है तो हम 10 गोले फेंकते हैं। पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। देखिए ये सब नेता है, इनको बोलना आता है। आप एक मिनट, ठीक है, सर हमारा एक ही मुद्दा है कि मोदी जी हमारा रोजगार कहाँ है? पूछिए।
मैंने MBA की है, MBA की है, मैंने MBA की है, MBA। इनके पास से ठेकेदारों के पास रोजगार, यस, रोजगार में तो विश्वविद्यालय मोदी का रोजगार ठेकेदारों के पास। ऐसा है ये जो सीपीएम के लोग यहाँ खड़े हैं, एक बात बताएं, आज तक आंगनवाड़ी और मजदूरों का शोषण करके अपनी राजनीतिक चमकाते हैं मोदी। अब आप पर आरोप आरोप आप पर एक मिनट मोदी ने आंगनवाड़ी वर्करों की तनख्वाह बढ़ाई, मोदी ने श्रमिकों के लिए पेंशन शुरू कर दी 60 साल से बाद। बोलिए। मेरा जवाब, आंगनबाड़ी के हेल्पर और वर्कर को जो ये 1800-2800 सैलरी देते हैं, हम उनको संगठित करके उनकी वेतन की बढ़ोतरी की मांग करते हैं, हम उनको संगठित करते हैं। ये बताएं सड़कों पर कौन होता है? वो कहते हैं हमने सबका भला कर दिया, फिर सड़कों पर कौन होता है? आंगनवाड़ी वर्करों का कह रहे हैं कि हमने तो भला कर दिया, वेतन वृद्धि कर दिया। यही तो प्रश्न है। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी चौकीदार होने का नारा दे रहे हैं, चौकीदार हैं, सारे चौकीदार हो लिए। मोदी दल अंबानी अदानी पर आरोप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं। इनसे पूछो जियो की सिम कौन यूज करता है? पहले मिस कॉल मारते थे, अब एक डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप अंबानी उपलब्धि हमारी। इनके पास जवाब नहीं है, हमें सवाल नहीं, जवाब चाहिए सरकार से। इनके पास जवाब नहीं है, 5 सालों में कुछ नहीं किया। डेटा हमने सस्ता कर दिया, इतना बड़ा श्रेय ले रहे हैं डेटा मोबाइल का। सस्ता कर दिया। उज्ज्वला योजना पे बात कर रहे हैं सर, उज्ज्वला योजना पे बात कर ले क्या कीजिए आप। वो कह रहे हैं कि हमने इतने सिलेंडर दे दिए फ्री में। हाँ, लेकिन उसके बाद भरने के पैसे कौन देगा? बताइए, रिफिल कैसे करवाए, पैसे कहाँ से लाए? सिलेंडर तो ले लिया आपने, दे दिया, अरे सर उसके बाद भरवाएं कैसे? सुनिए सर, अगले फाइनेंशियल ईयर तक हिमाचल प्रदेश में जो प्रदेश सरकार है उसने सिलेंडर के साथ एक चूल्हा भी मुफ्त में दिया है। 1 साल के बाद पूरे प्रदेश में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास गैस का चूल्हा और स्टोव नहीं होगा। सिलेंडर के दाम बताएं, एक सिंपल सवाल, सिलेंडर का दाम मुफ्त में दिया है। ठीक है, मुफ्त में दिया है, वो कह रहे हैं सर सिलेंडर के दाम बताइए। साहब से क्या करना, हमने मुफ्त में दिया है भाई, और साथ में एक चूल्हा भी मुफ्त में दिया है प्रदेश में। खातों में आ रही सब्सिडी, खातों में आ रही सीधी। अब कोई नहीं। भरने के दाम कितने लग रहे हैं? दाम कितना? दाम बताएं। सिलेंडर भरने के दाम। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, अपना जो घोषणा पत्र है उसमें, अरे यार इसको डिबेट बोलिए सर, बोलिए। मछली मार्केट है, एक डिबेट है। आपकी आवाज जा रही है, एक डिबेट है, आपकी आवाज आ रही है दर्शकों तक। कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो सबसे गरीब आदमी है उसको प्रति माह 6,000 रुपए और साल का 72,000 रुपए देने का वायदा किया है। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के इसको आपत्ति है। क्या दिया 6,000 रुपया किसानों को पेंशन 1 साल में देने का। 1 साल, अरे उसमें 2,000 हमने दे दी, 6,000 का वादा। 500 रुपए महीना, क्योंकि हमने आगे भी 6,000 महीना देंगे, आप 500 रुपए किसानों को दे रहे हैं, उसमें कंडीशंस है। और वो कह रहे हैं कि हर गरीब परिवार को 20% जो जनता है उसको फायदा होगा। और जो मैनिफेस्टो में हमने किया है, हर छोटे किसान को दिया जाएगा। ये हमने 6,000 तो दे दिया, अब छोटे किसानों को। और सवाल क्यों उठाते हैं उनको? बोलिए समय दीजिए, ये जबरदस्ती बोलते हैं, वो भी बोलने से नहीं हटता, टाइम नहीं मिलता। मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा है कि जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, गैस है, ये सारे जीएसटी के दायरे में आएंगे, और अगर जीएसटी के दायरे में आएंगे तो बहुत सस्ते हो जाएंगे, इनकी तरह लूट नहीं होगी। इनका 72,000 भी उसी तरह आएगा जैसे मोदी का 15 लाख आया। मोदी का 15 लाख आ गया। अब इनका 10 साल यूपीए सरकार कांग्रेस की गवर्नमेंट में रही, तब इन्होंने क्यों नहीं पेट्रोलियम पदार्थ वैट के अंदर लाए? तब तो बोलते थे वैट में ला। आप ले आए क्या? आप ले आए? अरे आप ले आए क्या? सिंपल सवाल है, सिंपल सा सवाल है। आप कितने राज्यों में सरकार हो चुकी है? आप ला सकते थे, आप क्यों नहीं लाए सर? हमने सब्सिडी दी, गरीब आदमी को राहत। आप लाए क्यों नहीं? लूटा नहीं, हमने सब्सिडी दी। और जीएसटी वेट जहां भाजपा की सरकार है। सिलेंडर कितने का भरा जाता है? सिलेंडर कितने का भरा जाता है? वो बार एक ही सवाल, वो कह रहे हैं, आप मजा लीजिए, वो कह रहे हैं कि सिलेंडर कितने का भरा जाता है? जवाब ही नहीं है। कितने का भरा जाता है? सिलेंडर कितने का भरा जाता है? अगर बता दिया तो 962, 962, 962 डन। जब पिछली सरकार थी, जब यूपीए में कितने में भरा जाता था? पिछली बार तब और अब जब हमने गैस का सिलेंडर मुफ्त ही कर दिया। सिलेंडर के दाम पता है किसी को? सिलेंडर के दाम 1,000
सिलेंडर के दाम 900 से पार 900 से पार 762 है। महंगा हुआ है कि घटा है? नहीं महंगा हुआ जी। महंगा हुआ पर सब्सिडी भी तो आ रही है। महंगा हुआ है, बराबर है, कोई बात नहीं। महंगा हुआ है, महंगा हुआ है। सभी कह रहे हैं महंगा हुआ है, महंगा हुआ है, वो कह रहे हैं सिलेंडर महंगा हो चुका है। मतलब एक जेब से निकाला और दूसरी जेब में डाला। एक भी परिवार बिना सिलेंडर नहीं होगा। एक जेब से निकाला अपनी जेब में भाई मुफ्त में दे रहे हैं गरीब व्यक्ति को। प्रदेश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास हर परिवार को, आपको भी मिलेगा, हर परिवार को एक गैस सिलेंडर और एक चूल्हा। परिवार को है, गरीब परिवार को नहीं। हर परिवार हिमाचल में, हर परिवार को हिमाचल में इनको भी मिले। हाँ, फ्री में देंगे आपको। यस। अब देखिए सर, ऐसा लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। अब असल में क्या है, सर ने आवाज उठाई थी, इन्होंने कहा कि राम मंदिर, आपने कहा था, दूसरा क्या था, गंगा। सर प्लीज कैमरा घुमाओ, ये नहीं, इनकी तस्वीर नहीं दिखाइए, इनकी तस्वीर हम नहीं दिखाएंगे, इन बच्चों की तस्वीर हम नहीं दिखाएंगे, नहीं इनकी तस्वीर हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन असल में नहीं, कौन आपका सवाल हो सकता है सर, सवाल पूछिए। तो ये बच्चे हैं क्यों नहीं है? इनको लेकर क्या चिंता है आपको? क्यों नहीं चिंता है? यहाँ पे बेरोजगारी, बच्चे ऐसे क्यों घूम रहे हैं? इसके लिए CWC कमेटी बनी है, ठीक है ना। अगर ये बच्चे घूम रहे हैं तो इनके लिए CWC कमेटी बनी है, हैं? वो CWC कमेटी क्यों काम नहीं कर रही है यहाँ पे? ये बच्चे क्यों घूम रहे हैं बेरोजगार? सवाल है ना, बच्चों को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने खुद ही बच्चे को आगे कर दिया और CWC बनी हुई है, उसके बावजूद भी क्या आप भी ऐसे सवाल उठाते हैं बच्चों को लेकर, जो गरीब बच्चे हैं? और अब और ये इनका जो प्रश्न है वो ये है कि जिस देश में बच्चों की ये स्थिति होगी, मोदी कहते मैंने गरीबी खत्म कर दी, मैंने हर कुछ कर दिया, उस देश में अगर बच्चे की ये स्थिति है तो ये दावा भारतीय जनता पार्टी की धरातल पर चीजें है ना, ये तो साफ दिखाई। बच्चे के इशू ने पर बात करो, 60 साल में इन्होंने जो गरीबी दूर की, उसका इशू नहीं है, इशू उनका जो भुगत नहीं रहे बच्चा यहाँ गरीबी से भूखे रोने के। इन्होंने 60 साल में गरीबी दूर कर दी, इन्होंने 60 साल में गरीबी दूर कर दी। 60 साल में नहीं की, मोदी की सरकार में 2 करोड़ लोग, ये बच्चे जो है मोदी के वक्त पैदा नहीं हुए, पहले भी पैदा हुए थे, तब सरकारें कहाँ थी? पहले भी तब कहाँ थी? ये बच्चे जो बच्चे खुद नहीं पढ़ा लिए, पेरेंट्स नहीं पढ़ा दी, इनके घर वाले नहीं पढ़ाना चाहते, तुम क्या पढ़ेंगे? गरीबी नहीं मिटानी, इन्होंने गरीबी मिटाना है, गरीबी खत्म करना है। लोग 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, ये डाटे बोलते हैं नेशनल सर्वे। वो तो उनके समय में भी आए थे सर, आंकड़े वो तो उनके समय में भी आए थे। मोदी सरकार ने जो आदमी शहर में 28 रुपए पर डे कमाता है उसको गरीबी रेखा से बाहर कर दिया, 28 रुपए कमाने वालों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। आंकड़ों के ऊपर बहस कीजिए, नॉर्म्स होंगे तो आंकड़ों के ऊपर बहस इस तरह से आप आकेंगे तो सारे निकल जाएंगे बाहर। आप ये बताइए एक सवाल, BPL मुक्त पंचायतें, भाई साहब फैक्ट, BPL मुक्त पंचायतें, आप गांव में जाकर हकीकत में सर्वे कीजिए, ये पंचायत के प्रधान खड़े हैं, ये बताएंगे, ये पंचायत के प्रधान खड़े हैं। अच्छा, पंचायत के प्रधान बताइए। हाँ, अभी पीछे जो है बीजेपी की से जो सरकार थी, इसने जो लोगों को जो है वो IRDP मुक्त कर दिया। इससे जो कई लोग जो डिजर्व भी करते थे वो भी जो है इस बीजेपी गवर्नमेंट में जो है उसको जो है बीजेपी मुक्त जबरदस्ती। 14वें वित्त आयोग में कांग्रेस ने शक्तियां छीनी थी। पंचायत लेवल का मुद्दा हो गया। पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियां अगर किसी ने छीनी थी तो वो 14वें वित्त आयोग में कांग्रेस ने छीनी थी। क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं दिया। सर चिल्लाइए, अब चिल्लाइए। नहीं है जो सच वित्त आयोग में कहता है कि पंचायत की जो शक्तियां थी वो आपने छीनी, वो कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, पंचायतों की शक्तियां छीनी वो मोदी सरकार ने छीनी। हमने तो पंचायती राज को लेके आई कांग्रेस इस देश के ऊपर, और 3 टायर सिस्टम यहाँ इस देश के अंदर अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो वो राजीव गांधी ने किया। 33% आरक्षण अगर महिलाओं को दिया किसी ने देश के अंदर पंचायतों में तो वो 50% यहाँ हिमाचल में चुनावों में पंचायत में कह रहे हमने। और सुनिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने सुनिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देखो हमें मोदी जी चाहिए, मोदी जी जैसा ठीक है। मैं ये कह रहा था कि
भारतीय जनता पार्टी ने आज महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा किया है। पिछले इलेक्शन में, पिछले मैनिफेस्टो में भी था। मैं जानना चाहता हूं कि वो वादा पूरा करने के लिए आपने 5 वर्षों में कोई प्रयास किया? बात की महिलाओं की आवाज उठाइए, अच्छी बात। आप बताइए, आप 33% आरक्षण देने की बात पार्टी ने 33% की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज जिसकी 3 टायर सिस्टम की बात कर रहे हैं 50% रिजर्वेशन इन्होंने दिया, वो हम दे चुके थे पहले ही। ये झूठ बोल रहे हैं। 33% किया था, हमने 50% किया है। ये जो दोनों पार्टियां महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, एक अपने पर श्रेय ले रहा है, दूसरा अपने पर श्रेय ले रहा है। ये बताएं कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो बजट की एलोकेशन होनी है, जो बजट को उसका एलोकेट होना है, कितने % कटौती जो है भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में महिला सशक्तिकरण मुद्दों जो उसकी स्कीम है उनके ऊपर की है, ये बताएं कितना % एलोकेट किया है? महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार में कितनी महिलाएं मंत्री? देश की रक्षा मंत्री महिला है। देश की रक्षा मंत्री महिला है। हाँ। अगर देश की रक्षा मंत्री महिला है, विदेश मंत्री महिला है, तो इससे देश को क्या लाभ है? विदेश मंत्री तो विदेश मंत्री है, वो चाहे महिला है चाहे पुरुष है, इससे देश का क्या लाभ है? देश को क्या फायदा है? वो कह रहे हैं महिला है रक्षा मंत्री, तो देश को क्या फायदा है? अरे महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कितना एलोकेट किया भाई साहब? मेरा सिंपल महिलाओं के लिए कह रहे हैं बजट कितना आवंटित किया? महिला सशक्तिकरण के बजट में 5000 करोड़ का इजाफा मोदी सरकार में हुआ है। 5000 करोड़ में बैठ के आपने पूछा, गूगल कर लीजिएगा, आप भरोसा मत कीजिएगा। बैठ के पूछिए कि हमारा तो इनका जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के आधार पे भारतीय जनता पार्टी नहीं, बड़ी झूठी पार्टी है, जो बड़ी जुमला पार्टी है। कोई 5000 करोड़ पे बजट जो है महिला सशक्तिकरण के लिए पक्ष में रहकर आपने क्या देखा? कौन से बड़े मुद्दों पर घेर रहे हैं आप इनको? आखिरकार क्या है इनकी कमियां जो आप कह रहे हैं? ही कोई नहीं। आपके पास मुद्दे हैं। क्या मुद्दा है? हमारे पास जो इनका घोषणा पत्र और हमारा घोषणा पत्र है, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रताड़ित किया देश को, नोटबंदी करके, जीएसटी करके, जो राम मंदिर के नाम पे झूठ बोला, धारा 370 को लेके झूठ बोला। एक तरफ धारा 370 खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती के साथ 4.5 साल मिलके सरकार चलाते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि देशद्रोह की जो धारा वो खत्म करने पर तुले। की धारा खत्म नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी मिसलीड कर रही है। हम वो प्रोविजन खत्म कर रहे हैं जिस प्रोविजन के तहत भारतीय जनता पार्टी ने देश के पत्रकारों को, देश के बुद्धिजीवियों को अपने पर्सनल एजेंडे को लेके उस कानून का दुरुपयोग करते हुए जेल में ठोका। आप सपा को लेकर भी सवाल उठाते हैं। वही कह रहा हूं, वो उसका वो पार्ट जो सरकार को असीम शक्तियां देता है किसी को भी उत्पीड़ित करने की, प्रताड़ित करने की, उस प्रोविजन को खत्म करने की बात है। और हिंदुस्तान का जो कानून है उसमें ये पहले से ही प्रोविजन है जिसमें सजाए मौत की है। बिल्कुल, जो प्रोविजन है उसमें सजाए मौत की भी सजा है, उम्र कैद की भी सजा है। अब आप कह रहे हैं कि गुमराह करते हैं हर मुद्दे को लेकर। हम ये चुनाव लड़ेंगे उपलब्धियों पे, और जो करप्शन फ्री इंडिया, हिंदुस्तान में एनडीए की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ था। और जब यूपीए की सरकार, कांग्रेस की वो गवर्नमेंट आई है, अभी वहां पे आपने देखा होगा सीएम का ओएसडी घोटाला करता हुआ पाया गया। कहाँ पाया गया? जांच चल रही है ना, अभी जांच चल रही है। पैसा मिला है भाई साहब, पैसा मिला है, हिसाब कोई नहीं। 280 करोड़ कहाँ से आया? भ्रष्टाचार करती कांग्रेस सरकार, जहाँ भी आती भ्रष्टाचार करती। अरे चुनाव आयोग ने तो ये भी पूछा है कि एकदम आपने जांच कहाँ से बिठाई? उनको ज्ञान था कि नहीं था? उनको मालूम था चुनाव आयोग को कि आप जा रहे हैं रेड करने के लिए? इन पर भी सवाल उठते हैं ना सर। वो अब आरोप, मैं ये कह रहा हूं कि जयराम के 3 ओएसडी हैं, इनके जितने मुख्यमंत्री हैं उनके भी ओएसडी हैं, मुख्यमंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके यहाँ छापा क्यों नहीं मारती है या इनकम टैक्स वाले? ये सिर्फ नहीं, क्यों भ्रष्टाचारी सबसे बड़े भाजपा ही है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जब मान लिया वहां पे छापे में मिला क्या? 280 करोड़ मिला ना, कोई पूजा का सामान तो नहीं मिला। मैं कह रहा हूं कि आपने यहाँ भी छापा मारने, इनके छापे सारे विरोधियों के यही क्यों होते हैं? इन दोनों का बोलने का मतलब है कि इनके ये बोल रहे हैं इनके यहाँ भी छापे मारो, मतलब यहाँ भी चोरी की संभावना है, इनके यहाँ भी चोरी, दोनों मिलके चोर हैं, चोर मसेरे भाई हैं दोनों। वो जो पैसा पकड़ा गया है उसके बारे में कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया कि वो चोरी का है या किस चीज का, वो साबित करने की बात है। चोरी के खिलाफ नहीं बोल सकते। अब हमीरपुर की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश चले गए हम, मध्य प्रदेश चले गए आप, मध्य प्रदेश चले गए आप, हमीरपुर की बात करते हैं हम। हमीरपुर की बताइए आप, हमीरपुर की बताइए आप। ये जो चुनाव है, इस चुनाव जो अभी चुनाव होने वाला है, ये चुनाव हम चाहते हैं लोगों की जो जनता के मुद्दे हैं। हमीरपुर का जो बस स्टैंड है, हमीरपुर के अंदर जो मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है, हमीरपुर के अंदर
ये आप तय करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये अमित शाह थोड़े तय करेंगे। पूछ ले चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह एक मिनट आप देखिए, मल्टी स्टोरी पार्किंग की क्या समस्या है सर? मल्टी स्टोरी पार्किंग की समस्या क्या है? पार्किंग का जहां तक सवाल है, पूरे शहर में गाड़ियों को खड़ा करने की जगह नहीं है। बहुत जेन्युइन जगह। हमें भी पुलिस कर्मियों ने कहा सर यहाँ खड़ा मत कीजिएगा। मल्टी स्टोरी पार्किंग कह रहे, पहले तो उसका जवाब दीजिए, उसके बाद उपलब्धि पर आएंगे। और देखिए एक सवाल है मेरा, अनुराग ठाकुर यहाँ से सांसद है, कभी देखे हैं क्या? 1 साल पहले 6 महीने विदेशी रहते हैं, यहाँ तो आते नहीं है। अनुराग ठाकुर मिले आपसे कभी? अनुराग ठाकुर मिले आपसे कभी? नहीं मिले सर, कभी नहीं। और जीतने के बाद नहीं आता हूँ। अनुराग ठाकुर दिखे? नहीं मिले। बॉम्बे ज्यादा। अनुराग ठाकुर दिखे सर? नहीं मिले कभी अनुराग ठाकुर? नहीं। अनुराग ठाकुर से मिले हैं क्या? ईमानदारी से बताइए। यही रहते हैं, मिले हैं, रहते हैं, हमें तो मिल नहीं रहे। आप भी मिल रहे हैं, आप भी कल हमीरपुर में कंटिन्यू 1 महीने से कह रहे कल मिलेंगे। वो कह रहे कल मिलेंगे। ये पिछली जो सरकार थी उसमें इतनी पार्किंग थी कि अनुराग ठाकुर से मिले? अनुराग ठाकुर से मिले क्या? मैं मिला हूँ। क्या बातचीत हुई? कोई भी पर्सनल बातें होती हैं, क्यों बताऊं? क्या कहा इन्होंने? कह रहे मेरी पर्सनल बातें होती है अनुराग ठाकुर से, वहां से कह रहे कि कभी मिले नहीं। वो कह रहे हैं विदेश में जाते हैं। इनसे सवाल कर लेते हैं, विदेशों में रहते हैं क्या आप? राष्ट्रीय राजनीति पर नजर है तो हमीरपुर के लोगों को भूल जाएंगे क्या अनुराग ठाकुर? नहीं, अनुराग ठाकुर जी हमीरपुर में रहता है। पिछले 15 दिनों से वो लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्र के दौरे, पहले 6 महीने से अरे हर बार आप चुनाव है, अब तो हमीरपुर आना ही पड़ेगा। नहीं, अब इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, चुनावों के वक्त, चुनावों के टाइम। चुनाव है तो आएंगे। नहीं, वोट मांगने के लिए तो आना ही है, अदरवाइज वो हमीरपुर में थे। यहाँ पे वोट जो मांगने तो आना ही है, बिल्कुल हमीरपुर में ही रहते हैं। उनका मैक्सिमम टाइम हमीरपुर में होता है या लोकसभा में। अनुराग ठाकुर प्रवासी सांसद है, प्रवासी सांसद। अनुराग ठाकुर यहाँ पर हेलो हाय ओके बाय की राजनीति करते हैं। हेलो हाय ओके बाय 3 बार सांसद बनाया है और इनको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। हर बार भाजपा इनको इंपोर्ट करके कैंडिडेट देती ही। कांग्रेस की तो ये स्थिति है हमीरपुर में कि इनके पास अपना कैंडिडेट नहीं होता था, तो हमेशा भाजपा से उधार का कैंडिडेट लेके आते थे। भाजपा से उधार ले रखे? सुनिए, हमने इनकी वो गलतफहमी इस बार दूर कर दी है और ठाकुर रामलाल इनको चित करेंगे इस बार। हमने बोला ये भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। ये भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों कभी एक पार्टी से। ये बोल रहे हैं कि इनके पास अपना कैंडिडेट नहीं होता है। सुनो मेरी बात, रामलाल ठाकुर पहले भी 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, संगठन के आदमी हैं, 3 बार पहले भी आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। आपको मालूम पड़ गया? हाँ जी, कैसे मैंने बोल दिया आपको, पूरी जनता बोल रही है, आम जनता की राय है। अच्छा, देखो अनुराग ठाकुर जो है आते हैं इधर, 3 बार जो है 3 बार जो तभी जीते हैं। अनुराग ठाकुर आए हैं क्या कभी? अनुराग ठाकुर नहीं मिले, नहीं कभी वोट मांगने के लिए आते हैं। नहीं आए। वैसे मुद्दा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसद को आना तो चाहिए। ठाकुर तो वो पर्सनैलिटी है जिसको चीफ विप बनाया है लोकसभा में। सांसद रतन बने अनुराग जी, किस लिए बने? क्योंकि सबसे ज्यादा देख लीजिए, अनुराग ठाकुर एक ऐसे सांसद हैं, एकमात्र ऐसे राजनीति के पूरे भारतवर्ष के हैं जो झूठ बोलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया, उनको वहां माफीनामा देना पड़ा। जमानत पे तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, नेशनल हेराल्ड में इनका जीजा भी, बाड्रा भी बिल्कुल जमानत पे हैं, क्योंकि अगर इनका बस चलता तो बिना ट्रायल के फांसी दे देते उनको। था जो HPCA का मामला था उसमें अनुराग जी भी तो मुक्त हो गए ना, वो तो खत्म हो गया। वो भी कोर्ट ने खत्म कर दिया। वो मुद्दा खत्म हो गया, तो मुद्दा खत्म हो गया। करके आए वो खत्म हो गया। ये लीगल प्रोसेस है भाई साहब, वो मामला खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट का। अब वो आरोप लगाते हैं कि मामले खत्म कराए गए सुप्रीम कोर्ट से इतर, बाकी जो मामले थे राज्य सरकार के अधीन। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से इतर बाकी जो मामले थे वो कहते हैं कि वो राज्य सरकार ने बीच बचाव करके खत्म करवाया। नहीं, वो मामले खत्म हुए, कोर्ट का मैटर है सर। बिंदल जी के ऊपर केस था, एक नौकरी देने का फ्रॉड करके नगर परिषद अध्यक्ष के तौर पर वहां सोलन में, उसको वापस लिया सरकार ने। जब सरकार को लगता है कि मामला फेक है तो सरकार वो मामले अगर इनके ऊपर है तो फेक है। कांग्रेस राजनीतिक द्वेष की भावना से भाजपा के नेताओं पर झूठे केस करती है। झूठे, आप देखिए किसने सच बोला और किसने झूठ बोला ये जनता बताएगी। 23 मई को रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए मुद्दों पर कुछ लड़ाई हुई थी, कुछ बेपटरी भी हुई है। असल में बात शांति से होनी चाहिए और अब कुल मिलाकर अगर देखें तो हमीरपुर का मूड क्या कहता है ये जनता बताएगी। 19 मई को वोटिंग है, वोट सभी दीजिएगा। और इसी के साथ इस डिबेट में इतना ही और लगातार देखते रहिए खबरें तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।